हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक समसामयिक विषयों पर आधारित टॉपिक को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और ये टॉपिक है नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करके चले गए। तो इसलिए यह ज़रूरी बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ प्रश्न और कुछ जो परंपरागत हिस्टोरिकल प्रश्न होता है, इस प्रकार के प्रश्न को भी याद करना जरूरी होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड एक छोटा वीडियो लेकर के मैं आज आपके बीच उपस्थित हो रहा हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। नालंदा महाविहार कहें या नालंदा विश्वविद्यालय कहें, तो इसके कुछ इतिहास की बातें हैं, उसको समझ लेते हैं। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो प्रश्न होगा, तो मूल रूप से उद्घाटन किसने किया, ये प्रश्न हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि इसका उद्घाटन किया गया है और कई देशों के मेहमान यहाँ पर आए हुए थे। यदि केंद्रीय मंत्री के तौर पर देखा जाए तो एस जयशंकर वीडियो में दिखाई दे रहे थे और बहुत सारे गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। आइए चलते हैं ऐतिहासिक बातों पर, ऐतिहासिक तथ्यों पर। मगध में नालंदा का महाविहार शिक्षा का प्राचीनतम एवं महानतम केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। अब ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद है, बाद में गुप्त वंश के अन्य सम्राट ने यहाँ बहुत से भवन बनवाए और नालंदा के शिक्षकों और विद्यार्थियों के खर्चों के लिए बहुत से संपत्ति लगा दी। वर्तमान में बिहार राज्य के पटना से लगभग 85-90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव की बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। तो इस प्रकार की बातें आप लोगों को यहाँ से अब याद रखना है। क्या क्या याद रखने हैं, तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की खोज किसने की थी, तो याद होना चाहिए अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। उसके बाद नालंदा जो विश्वविद्यालय है, ये मुख्यतः, वैसे तो नालंदा में कई धर्मों का संगम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी नालंदा विश्वविद्यालय जो है मुख्य रूप से बौद्ध विश्वविद्यालय था। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। उसके बाद नालंदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैंने वन लाइनर रूप में संग्रहित किया है। तो आइए इसको एक एक करके जानते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। ठीक है, तो यह प्रश्न जब कभी पूछते कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित जीर्णोद्धार किसने किया था, तो ये हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल के बारे में मैं बता दूं यहाँ पर कि बिहार में एक और पुराना विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यदि आपसे कभी पूछ दिया जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका जवाब हो जाएगा पाल शासक धर्मपाल ने। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार पुनर्जीवित भी करवाया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। किसने? पाल शासक धर्मपाल ने। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, धर्मपाल ने नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए इस लाइन को यहाँ पर मैंने दिखाया भी है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, प्राचीन चीनी यात्री ह्वेन सांग द्वारा नालंदा के बारे में लिखे विवरण से ज्ञात होता है कि यहाँ आचार्यों की संख्या 10,000 और विद्यार्थियों की संख्या 2,000 है। यह बहुत प्रमाणिक नहीं, कहीं कहीं पर ये 1500 के आसपास मिलता है, कहीं कहीं पर दोनों को मिला करके 10,000 का वर्णन मिलता है। तो ये अलग अलग हो सकता है, एक अनुमानित है और मैंने जो कलेक्ट किया है वहाँ पर इसी टाइप से था। तो इस 10,000 और 2,000 में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इस बात पर। आइए इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, महाविहार में शिक्षा के लिए प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी जहां बौद्ध धर्म के विशाल साहित्य का अध्ययन करने आते थे, वहीं साथ ही
शब्द विद्या, चिकित्सा, विज्ञान, धातु विज्ञान, सांख्य शास्त्र, तंत्र आदि की पढ़ाई की भी वहाँ पर व्यवस्था थी। तो यहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्म का जो है इसी का साहित्य का अध्ययन नहीं होता था, बल्कि यहाँ पर शब्द विद्या, चिकित्सा, विज्ञान, धातु विज्ञान, सांख्य शास्त्र, तंत्र, इन सारे बातों की भी पढ़ाई यहाँ पर होती थी। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। तो ये आप 5 जो है याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है कि नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में कौन कौन थे? शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती। ठीक है, शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती, ये सब प्रमुख थे। 5वीं और 6ठी शताब्दी में बुद्ध और महावीर दोनों नालंदा पधारे थे। ठीक है, 5वीं और 6ठी शताब्दी में दोनों जो है कि नालंदा पधारे थे। उसके बाद नेक्स्ट है, यह बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शारिपुत्र के जन्म और निर्वाण का स्थान भी है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बुद्ध का प्रसिद्ध अनुयायी कौन था जिसका जो है कि जन्म और जो मृत्यु है वो नालंदा में ही हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा शारिपुत्र। तो याद रखेंगे बुद्ध का प्रमुख अनुयायी शारिपुत्र का जन्म जो है कि नालंदा में ही हुआ था। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज की यदि बात करूं तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि क्या क्या है। नेक्स्ट पेज में है कि शून्यता का सिद्धांत देने वाले नागार्जुन, ह्वेनसांग के शिक्षक धर्मपाल, चंद्रकीर्ति, शीलभद्र तर्कशास्त्री, धर्मकीर्ति, बहुष्टि लॉजिक के संस्थापक दृढ़नाद, जिन मित्र, शांतरक्षित और पद्म संभव आदि जो है प्रसिद्ध आचार्यों ने नालंदा में अपना अध्ययन और अध्यापन किया। ठीक है, पढ़ा भी और पढ़ाया भी। तो कुछ बात इस प्रकार से भी याद रखेंगे कि शून्यता का सिद्धांत किसने दिया? तो नागार्जुन ने, और उन्होंने भी अध्ययन और अध्यापन जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। नालंदा दुनिया के आवासीय विश्वविद्यालय में सबसे पहला विश्वविद्यालय है। यानी प्रमाणिक तौर पर दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय ही था। इसमें 8 अलग अलग अहाते और 10 मंदिर थे। नालंदा का जो पुस्तकालय है बड़ा विशाल था। इसके 3 विशाल इमारतें थी जिनके नाम क्या क्या है? रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। तो तीनों पुस्तकालय के नाम याद रखेंगे। कभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय नहीं है। 3 तो आपके पास है और एक नया बना कर दे देगा और आपको उत्तर लेना होगा नहीं है। तो नहीं उत्तर तभी पता चलेगा जब आप लोगों को मालूम हो कि कौन कौन सा है। तो रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक, ये तीनों जो है कि पुस्तकालय के नाम हैं। रत्नोनिधि, ठीक ना, रत्नोनिधि या रत्नोदधि, रत्नोदधि भवन 9 मंजिल ऊंचा था। ठीक है, ये जो पुस्तकालय रत्नोदधि देख रहे हैं ये 9 मंजिल ऊंचा था। इसमें धर्म ग्रंथों का संग्रह किया गया था। 1193 ईस्वी में मामलुक वंश के एक मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तो नालंदा के इस प्राचीन महाविहार को तहस नहस कर दिया। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि नालंदा ही नहीं बल्कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी तहस नहस जो है कि इसी बख्तियार खिलजी ने करवाया था। तो 1193 ईस्वी ये दिल्ली से बंगाल की ओर जा रहे थे और जाते समय इनको लगा कि ये क्या है, तो इसको उन्होंने तहस नहस कर दिया और पुस्तकालय में आग लगा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब पुस्तकालय में आग लगा दिया गया था तो 3 महीने तक सारे किताब जलते रह गए थे। वर्ष 2016 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है कि मान्यता प्रदान की। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर की सूची में मान्यता प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2016 में। चीनी तीर्थयात्री, ये तीर्थयात्री है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने हर्ष यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है
कि किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ह्वेन-त्सांग भारत जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेन-त्सांग ने हर्ष के शासनकाल की 2 संबद्ध प्रसिद्ध घटनाओं कन्नौज और प्रयाग में सभाओं का उल्लेख किया है ह्वेन-त्सांग ने। ह्वेन-त्सांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि आदि उपनाम से भी जाना जाता है। ह्वेन-त्सांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम जो है जर्नी टू द वेस्ट, इसको यदि चीनी भाषा में कहें तो CU की रचना किसने किया, ह्वेन-त्सांग ने। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि लेपा नालंदा का एक अमीर नागरिक था जिसने अपनी सारी संपत्ति और धन के साथ भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा के गर्म जलकुंड से 7 मील दूर क्या है कि राजगृह स्थित है। नेक्स्ट है बिहार का खंडहर प्रदेश किसको कहेंगे, तो नालंदा को कहेंगे। बिहार का खंडहर प्रदेश नालंदा को कहेंगे। नालंदा के तंत्र विद्या के आचार्य कमलजीत तिब्बत गए थे, ये प्रश्न भी पूछा गया है, UPPCS में पूछा गया था 2015 में। नालंदा के तंत्र विद्या के कौन सा आचार्य जो है कि तिब्बत की यात्रा पर गए थे, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कमलजीत। नालंदा के तंत्र विद्या के आचार्य कमलजीत तिब्बत की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य और धर्म के साथ साथ नालंदा कला का भी केंद्र था। साहित्य और धर्म का तो केंद्र था ही, बल्कि यह नालंदा कला का भी केंद्र था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी नालंदा में कितने समय तक रहा, तो 14 वर्षों तक रहे थे। महावीर स्वामी नालंदा में कितने समय तक रहे थे, 14 वर्ष तक। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है, तो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम व्यवहार है। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है, व्यवहार है। मगध की राजधानी 5 पर्वतों के बीच में था। फाहियान 4वीं सदी में भारत आया था। फाहियान कब भारत आया था, 4वीं सदी में। न ही बांटने वालों को तृप्ति होती है और न ही लेने वालों को, यह प्रसिद्ध पंक्ति नालंदा विद्यापीठ से लिया गया है। तो यह ध्यान रखेंगे कि ना ही बांटने वालों को तृप्ति होती है और न ही लेने वाले को। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो नालंदा विद्यापीठ से इस पंक्ति को लिया गया है। बुद्ध के प्रमुख छात्रों में से एक शारिपुत्र का जन्म और परिनिर्माण जो है वो कहाँ पर हुआ था, नालंदा में ही हुआ था। तो ये था हमारा वन लाइनर प्रश्न, यहाँ पर वन लाइनर समाप्त हो जाता है। आइए चलते हैं, आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव MCQ के फॉर्म में करवा देते हैं। तो यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव MCQ एक पेज में मैंने रखा है। पहला है मध्यकालीन युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना या पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया था, तो मध्ययुगीन, जैसा कि पुनरुद्धार की बात मैं कर रहा हूँ, जीर्णोद्धार की बात कर रहा हूँ, तो ये धर्मपाल ने करवाया था और इसी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न जो कहता है कि नालंदा महाविहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नालंदा महाविहार के बारे में निम्नलिखित कथन पर क्या विचार करना है। पहला कथन है ह्वेन-त्सांग के अनुसार महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। उसके बाद दूसरा कथन कहता है कि ऐसा माना जाता है कि महाविहार को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही होता है। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव MCQ के रूप में कि सम्राट के शासन में युआनचांग या जुआनजांग 630 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। अब युआनचांग या जुआनजांग जो है ये किसका नाम है, तो ह्वेन-त्सांग का ही नाम है। ठीक है, युआनचांग, ह्वेन-त्सांग, युआनचांग, ह्वेन-त्सांग कब भारत आया था, 630 ईस्वी में। ठीक है, किसके समय में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेन-त्सांग कब भारत आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसके बाद चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया था। वे 3 साल तक यहाँ पर रहा और संस्कृत सीखा। तो कहाँ पर रह करके उन्होंने संस्कृत सीखा था, 3 साल तक कहाँ रहा, तो ताम्रलिप्ति में रहा था। 3 साल तक कहाँ पर रहा, ताम्रलिप्ति में। ताम्रलिप्ति है कहाँ, तो वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है ताम्रलिप्ति। चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी में किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया,
तो चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी में भारत आया, और किसके समय में भारत आया? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो ये था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव MCQ और 1 लाइनर पॉइंट। तो सभी मिला करके आप लोग एक बार पढ़कर ध्यान में रख लेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और करंट अफेयर्स के भी जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है उसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, और प्रयास करूँगा कि कुछ ना कुछ आप लोगों का मेरे द्वारा हेल्प हो जाए। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।